मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 विश्व की जनसंख्या संरचना। और विश्व की जनसंख्या संरचना में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आयु। ठीक है ना। आयु वर्ग आपको परिभाषा बताई थी। कुल जनसंख्या में उम्र के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आयु वर्ग। ये 3 वर्गीकरण किए गए हैं पूरे विश्व में: बाल वर्ग, वयस्क या प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग का जो स्तर है, थोड़ा सा पीछे वाला देख लेते हैं। 0 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे या बच्चियां हैं, मेल और फीमेल है, उनको किस में लेते हैं? बाल वर्ग में लेते हैं। ठीक है ना। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं आश्रित वर्ग, क्योंकि ये जो व्यस्त वर्ग है इसके ऊपर क्या रहता है? निर्भर रहता है। ठीक है ना। ये सेल्फ नहीं है। व्यस्त या प्रौढ़ वर्ग जो 15 से 64 वर्ष का है, इसको हम कार्यशील वर्ग कहते हैं। काम जितने भी किए जाते हैं परिवार की व्यवस्था को देखने के लिए, ठीक है ना, जीवन यापन के लिए क्रियाओं के लिए जो काम करते हैं वो व्यस्त ही करते हैं, प्रौढ़ वर्ग। वृद्ध वर्ग है 65 वर्ष से अधिक की उम्र के जो लोग हैं उनको वृद्ध वर्ग। कुछ ही देशों में या 65 वर्ष के होते हैं। बाहर जैसे देशों के अंदर 60 वर्ष से अधिक 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक की कोई आयु का व्यक्ति हो जाता है तो उसको कौन सा वर्ग में ले लिया जाता है? वृद्ध वर्ग में ले लिया जाता है। ठीक है ना। हमने एक टॉपिक को पढ़ लिया था, बाल वर्ग जो है। आज हम 2 जो वयस्क वर्ग और प्रौढ़ वर्ग जो है इनका अध्ययन करेंगे। आप जितना भी मैंने आपको लेसन करवाए हैं उनका पूरा होमवर्क आप रखें। कभी भी हम चेक करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है। मुझसे संबंधित कोई चीज पूछनी हो तो वो भी हमारे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यस्क आयु वर्ग या प्रौढ़ वर्ग। व्यस्क आयु वर्ग या प्रौढ़ वर्ग। ठीक है। तो व्यस्क आयु वर्ग प्रौढ़ वर्ग का जो स्वरूप हमने दिया है वो कितना दिया है? 15 वर्ष से 64 वर्ष। 15 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य में जितने भी उम्र के स्त्री पुरुष हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? व्यस्क वर्ग में आते हैं, प्रौढ़ वर्ग में आते हैं। इस वर्ग को हमने कई नामों से जाना, उसमें लिखे हुआ आपको नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें लिखा हुआ है। इसको हम कार्यशील वर्ग कहते हैं, इसको हम प्रौढ़ वर्ग कहते हैं, इसको व्यस्क वर्ग कहते हैं, इसको हम प्रजनन वर्ग कहते हैं। प्रजनन वर्ग का मतलब ये हो गया कि जितनी भी संतति पैदा की जाती है, बच्चे पैदा किए जाते हैं, वो इसी वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये मेच्योर क्लासिफाइड सिस्टम हो गया एक तरह से। मेच्योरिटी का बेस जो रहता है उनका रहता है। ठीक है ना। अगर आप ऐसा माने इस वर्ग के अंदर क्या कहते हैं, तो जो बाल वर्ग है, बाल वर्ग की ऊपरी सीमा, अब ऊपरी सीमा कितनी है? वो 0 से कहां है? 14। तो ऊपरी सीमा कितनी होगी? 15। ठीक है ना। और वहीं देखें तो वृद्ध वर्ग की निचली सीमा, अब निचली सीमा कितनी थी? वो 65 वर्ष थी। तो ये कितनी होगी? 64। तो कितना होगा? 15 से लेके 64 वर्ष। तो 15 से 64 वर्ष के मध्य में जितने भी स्त्री पुरुष आते हैं वो सारे के सारे व्यस्क वर्ग में आते हैं। ठीक है ना। इस वर्ग को किस नाम से आती है? कार्यशील वर्ग का प्रमुख घटक है। ये वर्ग जो है वो कार्यशील जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख घटक है। आपसे पूछ सकते हैं कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा वर्ग है? तो ये वर्ग है, क्योंकि इसको हम कार्यशील वर्ग भी कहते हैं। जितने भी जीवन यापन से संबंधित की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं
कार्यशील जनसंख्या है। क्या कह सकते हैं? कार्यशील जनसंख्या के नाम से इसको जाना जा सकता है। अब इस वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दो वर्ग हैं, इसको दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। आप वीडियो देखने के बाद में आपको मैं तरीका बताया हुआ है। एक बार सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद में आप जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद में वापस वीडियो देखिए। तो एक बार वीडियो देखने के बाद में दोबारा जब आप अपने टॉपिक का अध्ययन करते हैं, उसके बाद में जब वीडियो देखते हैं तो जैसे जैसे वीडियो आप देखते होगा आपको ये लगेगा कि ये चीज तो मेरे को पता है, ये चीज तो मेरे को आती है। जब ये माइंड में चीज हो जाएगी मेरे को आती है तो वो चीज स्थायी हो जाएगी और आप अच्छी तरह से उस चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हो। ठीक है ना? ऐसे फ्री दिमाग से नहीं कि वीडियो चल रहा है, हमारा दिमाग और कहीं है ना, हम देख रहे हैं साथ में वो चल रहा है, साथ में किसी से बात कर रहे हैं, तो माइंड को कंसंट्रेट रखना है, एक जगह पर रखना है। ठीक है ना? इस एक काम में अगर आपको पूर्णता लानी है तो दिमाग को उसी काम में आपको लगाना पड़ेगा। ये नहीं ये दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, जब डाइवर्ट करेंगे तो एक काम सही हो जाएगा तो दूसरा खराब हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा तो पहले वाला खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप वीडियो देखो एकांत में बैठ के आप वीडियो देखो, जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा करें तो आप ईयरफोन लगा के आप देख सकते हो इसको, ताकि आपके बाहर की थोड़ी आवाज कम सुनाई दे। ठीक है ना? कोई भी आप वीडियो देखो तो घर वालों को कहना मैं वीडियो देख रहा हूँ, एक बार मैं अपना अध्ययन कर रहा हूँ, आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो देखने का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा? वीडियो पे रहेगा और आप अच्छी तरह से उसी को समझ पाओगे। ठीक है ना? उसी से समझ में आपको चीज समझ में नहीं आएगी तब आप हमारे से पूछ सकते हो सर ये बच्चे समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो इसको पुनः कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। इसका पहला भाग जो है उसको बोलते हैं युवा वर्ग। अब युवा वर्ग का जो उम्र है इन्होंने मानी है, अलग अलग देशों में अलग अलग मानते हैं, लेकिन युवा वर्ग में जो उसकी उम्र मानी है वो 15 से लेकर 34 वर्ष मानी है। इस समय व्यक्ति जो होता है उसमें कार्य करने की क्षमता खूब होती है, एनर्जी खूब होती है, ऊर्जा परिपूर्ण होती है। ठीक है ना? विवाह शादी का स्वरूप किसी उम्र में लिया जाता है, नौकरी लगना एक चार्म होता है कि ठीक है इस समय में नौकरी लगनी है, काम करना है, समाज में आगे बढ़ना है, परिवार को बढ़ाना है। ठीक है ना? संतान पैदा करना है, शादी करनी है, वो सारी जो स्थितियां रहती है वो किसमें रहती है? इस एज में रहती है। ठीक है ना? इसीलिए इस वर्ग को कौन सा नाम दिया गया है? युवा वर्ग दिया गया है। ये बहुत सक्रिय वर्ग माना जाता है, कार्यशील वर्ग के अंदर इसका अनुपात सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है प्रौढ़ वर्ग। तो प्रौढ़ वर्ग जो है वो 35 वर्ष से लेकर 64 वर्ष। अब प्रौढ़ वर्ग जो है वृद्धावस्था की तरफ जाने का काल है। प्रौढ़ वर्ग जो है वो वृद्धावस्था की तरफ जाने का काल है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, है ना? आपकी शारीरिक क्षमता आती जाएगी, आपके अंदर मानसिक क्षमता आती जाएगी। जैसे दिखने की प्रॉब्लम आ गई या सुनने की प्रॉब्लम आ गई या कार्य करने की क्षमता में थोड़ी देर बाद में थकावट आ गई, तो ये जो सारी चीजें स्थितियां पैदा होती है वो किसके अंदर? प्रौढ़ वर्ग के अंदर। हालांकि इस वर्ग में भी व्यक्ति काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे अवस्था जो है वो अपनी उत्तरोत्तर व्यवस्था में जैसे जाएगी, उतरती जाएगी, वैसे वैसे ये वृद्ध वर्ग की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है ना? अगर हम यौवन की बात माने, ठीक है ना, तो यौवन में जो 2015 के आंकड़े दिए हैं, 2015 के आंकड़े दिए, तो उन्होंने क्या किया? तो पूरे विश्व के अंतर्गत व्यस्त का अनुपात बताया है। पूरे विश्व के अंतर्गत जो व्यस्त लोग हैं उनका क्या बताया है? अनुपात बताया है। तो यौवन के द्वारा अगर हम पूरे विश्व का औसत माने कि पूरे विश्व की जनसंख्या में औसत जो व्यस्त प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है 66%। बात समझ में आ गई आपको? भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यस्त हमारे क्या प्रौढ़ वर्ग कर रहे हैं, इसकी उम्र इतने से इतने है। कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख घटक माना जाता है। कार्यशील जनसंख्या ही रूप होता है, इसलिए कार्यशील जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? ये सबसे सक्रिय वर्ग माना जाता है
और वृद्ध वर्ग और जो बाल वर्ग है वो दोनों के दोनों इसी वर्ग पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। इसी वर्ग पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। सेकंड ये रहता है कि इस वर्ग में महिला एवं पुरुष सक्रिय रहते हैं। कहां, विकसित देशों में। सक्रिय का मतलब है कार्य से जनसंख्या से संबंध रखता कि विकसित देशों के अंदर पुरुष और महिला जो है वो कार्य से जनसंख्या में सक्रिय, वहां महिलाएं भी काम करती हैं। हमारे भारत जैसे देश, विकासशील देश में महिलाएं जो है वो गृहिणी के रूप में रहती हैं, घर का कार्य देखती हैं, बच्चे पैदा करने का कार्य करती हैं, उनको पालने का कार्य करती है, संतति बढ़ाने का कार्य करती है, वंश वृद्धि की व्यवस्था रहती है, घर समाज की जो व्यवस्था उनको देखने में उनका बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है, सामाजिक जिम्मेवारियां उनको ज्यादा रहती है, तो उनको आर्थिक क्रियाएं नहीं करनी पड़ती। तो भारत के अंतर्गत जो कार्यशील जनसंख्या है उसके अंदर महिलाओं की सक्रिय भूमिका नहीं है, लेकिन विदेशों में मान सकते हैं, विकसित देशों के अंदर माने तो वहां महिलाओं की स्थिति क्या है, सक्रिय है। ठीक है ना। भारतीय देश के अंतर्गत जैसे आपकी मदर है ना, दादी जी है, मदर है, ठीक है ना, सिस्टर है, ठीक है, कोई प्रतिशत आधुनिक समाज की तरफ ना जाते हुए अब वर्तमान में आधुनिक समाज 2-4-5% ऐसा है कि उसके अंदर सक्रियता का है, लेकिन अधिकतम जो है वो गृहिणी के रूप में है। तो आपकी मदर काम करने के लिए नहीं जाती क्योंकि पिताजी काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो मदर क्या करती है, घर के जितने भी कार्य होते हैं उनका निष्पादन जो करना होता है वो माता जी के द्वारा किया जाता है, और आर्थिक क्रियाएं या जो भी परिवार को पालने या जीवन यापन की क्रिया के लिए जो आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है वो पुरुष के द्वारा की जाती है। लेकिन विदेशों के अंतर्गत या विकसित देशों के अंतर्गत अगर माने तो महिला पुरुष जो होते हैं वो सक्रिय योगदान देते हैं, ठीक है ना। ये इसी प्रकार अगर बात करें इसके वर्गीकरण की कि कितने प्रतिशत युवा जो है ना, युवा की स्थिति रहती है, तो यूनियन द्वारा अगर हम पूरे विश्व स्तर पर अगर बात करें तो विश्व औसत की जो इसकी है कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 66% लोग जो हैं वो व्यस्तता के ऊपर, यानी व्यस्त जनसंख्या के अंतर्गत। उसके बाद में अगर हम दो कैटेगरी करें इसकी, विकसित देश और विकासशील देश, तो विकसित देश के अंतर्गत इसका जो प्रतिशत है वो अधिक है, और विकासशील देशों की अगर बात करें तो वो क्या है, इससे दो कम है, पर समान है, ठीक है ना। विकासशील देशों में जो युवाओं का प्रतिशत है वो कितना है, 65%, कुल जनसंख्या 65% युवा है, और विकसित देशों में 67% क्या है, युवा है। पूरे विश्व स्तर पर अगर कुल जनसंख्या का अनुपात लगा लें तो लगभग 66% लोग जो हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात ये माने कि ये जो 65 वर्ग वाला जो है कि 15 से लेकर 60 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको इस वर्ग में लिया जाता है। 65 वर्ष से 60 वर्ष के लिए इसका योग लिया जाता है, लेकिन कुछ देशों में 65 वर्ष की उम्र है, इसलिए हम विश्व स्तर पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने 15 से लेकर 64 वर्ष का स्तर ले लिया, ठीक है ना। नहीं तो 15 से लेकर 59 वर्ग भारत में जो आता है, तो 15 से लेकर 59 वर्ष का जो काल होता है उस काल को हम कौन सा वर्ग मानते हैं, आयु वर्ग, पूर्ण वर्ग मानते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारा जो वर्ग हुआ बाल वर्ग था, दूसरा जो हमारा है कौन सा है, व्यस्त वर्ग। तीसरा जो वर्ग है वो भी क्या है, आश्रित वर्ग में आता है। वो किसमें आता है, आश्रित वर्ग में आता है। आश्रित वर्ग में क्यों आया, क्योंकि देखो वृद्ध होने के बाद में जो ऊर्जा शक्ति है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वृद्ध वर्ग, ठीक है ना, 65 वर्ष से अधिक। अब यहां हम देख सकते हैं समझने के लिए, भारत में 60 वर्ष से अधिक, ठीक है ना, ये हमने समझ लिया। इसके बाद में जो 60 वर्ष के, कुछ देशों के अंदर 65 वर्ष की जो आयु है उस आयु को क्या कहते हैं, वृद्ध वर्ग के अंतर्गत लेते हैं, और इस वर्ग को भी हम कौन से वर्ग कहते हैं, आश्रित वर्ग कहते हैं।
समय के अनुसार इस वर्ग की समस्या क्या आती है कि जीवन शिथिल पड़ जाता है इनका, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, रोगों से ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है ना। इनके इलाज पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है। तो विकसित देशों में वहां की जो सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि 65 वर्ष या वृद्ध वर्ग में आने वाले सभी लोगों की जो देखभाल करनी होती है वो ओल्ड एज होम जो होते हैं उनके अंतर्गत हो, चाहे घर के अंदर हो, कैसे उनकी पेंशन देना, उनका रिकवरी करना, ठीक है ना, उनका मेडिकल जो सर्विस है वो मुहैया करवाना, ये सारी स्थितियां जो रहती हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी सरकार पर रहती है, ठीक है ना। भारतीय से देश के अंदर परिवार पे भी रहती है और अब सरकार ने भी इसको अपने स्थान पे ले लिया कि उनको पेंशन बांध दी है कि भाई 1000 रुपया 1500 रुपये जो है इनको महीने में दिए जाता है ताकि ये अपना खर्चा चला सके, ठीक है ना। तो ये वृद्ध वर्ग जो है 65 वर्ष से अधिक की उम्र के जो व्यक्ति आते हैं वो 65 वर्ष में, इस वर्ग में सामान्यतः हम क्या करते हैं 60 वर्ष से अधिक की उम्र का या कुछ देशों के अंदर 65 वर्ष से अधिक के जो लोग होते हैं उनको इनमें लेते हैं, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है इस वर्ग के अंदर, इसकी विशेषताएं मान सकते हैं, इसकी समस्याएं मान सकते हैं, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या होती है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है ना, दोनों में ही कार्यशीलता की आ जाती है। दोनों में क्या है, कार्यशीलता की कमी आ जाती है। कार्यशीलता मतलब जो काम करने वाला वर्ग है वो पूर्ण वर्ग है, जैसे जैसे ये रहता है उसकी कार्यशीलता इसके अंदर शामिल हो जाती है, ठीक है ना। और ये वर्ग जो है वो आयु वर्ग के 30 वर्ग मानता है ये, ठीक है ना। और ये वर्ग जो है वो दोनों कार्यशीलता है और ये वर्ग में, ठीक है ना, 65 वर्ष की उम्र तक ये वृद्ध हो जाते हैं और इन्हें कार्यशीलता की कमी के कारण ये वयस्क वर्ग पर आश्रित हो जाता है। क्या है, कार्यशीलता की कमी के कारण ये जो है जो वयस्क वर्ग था ना हमारा, उस वर्ग में क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, डिपेंड हो जाता है कि जैसे हमारे दादाजी हैं तो दादाजी काम नहीं करते हैं लेकिन वो हमारे फादर जो है काम करते हैं, चाचा जी है, ताऊ जी है, ठीक है, उनके ऊपर निर्भर है, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, ठीक है ना, चाहे रहने के लिए स्थान हो, जो भी स्थितियां रहती है क्योंकि उनकी कार्यशीलता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अगर वो बीमार हो जाता है उनकी देखभाल कौन करता है, दादाजी, चाचा जी है, ताऊ जी है या फादर है, वही उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से वो अगर उनकी देखभाल भी की जाए तो हो सकता है कि वो कोई और भी कारण बन सकता है, ठीक है ना। इसलिए वो पूर्ण रूप से इस पर आश्रित रहता है, वयस्क वर्ग पर आश्रित रहते हैं। विश्व स्तर की अगर हम बात करें, विश्व स्तर की अगर बात करें तो कुल जो जनसंख्या है, कुल जो जनसंख्या है उसका 8% हिस्सा आता है। विश्व स्तर की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या का 8% हिस्सा वृद्ध वर्ग से आता है। संपूर्ण विश्व की अगर जनसंख्या की बात करें उसका पूरा जो प्रतिशत निकाला है तो 8% पूरी कुल जनसंख्या में 8% जनसंख्या जो है वो वृद्ध वर्ग की है। इसी के अंदर अगर हम बात करें विकसित देशों की, तो विकसित देशों के अंदर विकसित देश जो है, देखिए पूरे विश्व स्तर की बात करें उसमें 8% जो हिस्सा है कुल जनसंख्या का उसमें वृद्ध लोग हैं, यानी कि वो 65 वर्ष या 60 वर्ष
कोई प्रश्न में लेके टोटल मारे तो 65 वर्ष से अधिक उम्र का वर्ग है जो आश्रित वर्ग में आता है वो है। अगर विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों की कुल जनसंख्या है उसका 6% हिस्सा ही वृद्ध वर्ग में आता है। इसमें आता है विकसित देशों की बात करें तो 6% में ही वृद्ध वर्ग। ये इसमें 6% क्यों आता है? क्योंकि देखो मृत्यु दर में गिरावट है, ठीक है ना। विश्व स्तर का बात आ है वो पूरे विश्व की जनसंख्या 8 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब विकसित देशों में भी वृद्धों की संख्या ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा हुई कि मृत्यु दर में गिरावट आ गई, किसके कारण आई? चिकित्सा पद्धतियों के कारण, ठीक है ना। जीवन स्तर उनका क्या रहा? ऊंचा हो गया, पोषणीय आहार मिल गया, पोषणीय तत्व मिले, इसलिए उन लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ गई। इस पे डिटेल हम मानव विकास में करेंगे। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? इसमें 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं। जीवन प्रति आशा, जीवन के प्रति आशा कि जीवन जीने के प्रति आशा जगे कि हाँ मैं 10 साल और जीऊंगा, 5 साल और मैं बीमार हूं, मर जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन दवाइयां हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, आहार है, पोषणीय तत्व है, इसलिए आपको बीमारी से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास करके आपको बचा लिया जाता है। तो जो लोग महामारी से या किसी और चीज से बहुत बड़ी संख्या में मरते थे उनकी वैक्सीन बना ली गई और लोगों को अकाल मृत्यु से मरने पर उनको क्या किया? बचा लिया। जिससे कि विकसित देशों में क्या हुई? मृत्यु दर में गिरावट आई। सेकंड ये है कि जन्म दर में कमी है। अब जन्म दर में कमी है तो बाल वर्ग जो है वो कम है। अब बाल वर्ग कम है तो जन्म दर की कमी का बाल वर्ग कम है तो कौन सा वर्ग है? युवा या प्रौढ़ या वयस्क वर्ग? तो वयस्क वर्ग जो है तो वयस्क वर्ग का आगे किसमें बदलेगा? वृद्ध वर्ग में बदलेगा। तो धीरे धीरे विकसित देशों की जो है वो वृद्धों की संख्या क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो एक शोचनीय स्थिति है, ठीक है ना। और वहां की सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? विकसित देशों में सामने समस्या बड़ी क्या आती है? वो ये सब समस्या आती है कि इन लोगों की देखभाल करने के लिए, ठीक है ना, इनके रोगों से लड़ने के लिए कुछ शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है ना। और वृद्ध वर्ग की सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको समय पर आहार की आपूर्ति न होना, ठीक है ना, और रोगों से वो ग्रसित हो जाना, ठीक है ना। जीवन के प्रति उनकी जो स्थितियां होती है, रोगग्रस्त होने के बाद में वो सोचते हैं कि मर जाए तो ठीक रहे, तो ऐसी स्थितियों की समस्या वहां पैदा होती है। तो ये 3 वर्ग आपके, और इन वर्गों का आधार ये रहता है। और ऐसी स्थितियां देखकर ही सरकार को योजना चलाती है कि किस वर्ग को किस किन चीजों की आवश्यकता रहती है। इसीलिए जनसंख्या संख्या में आयु वर्ग का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत ध्यान से याद करना है, वीडियो देखना है, संबंधित कोई भी समस्या हो उसको आप पूछ सकते हो ग्रुप में। और क्योंकि इस तरह से प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर की तो आने है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको आखिरी मैंने लिखा है, तो आपको से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है लिंगानुपात, या फिर इसको किस नाम से जान सकते हैं? स्त्री पुरुष अनुपात। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंगानुपात नाम दे दिया। अनुपात जो स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक है ना। लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं? स्त्री पुरुष अनुपात किसे कहते हैं? ठीक है ना। महिलाओं में और पुरुषों के बीच जो रेशियो है, जो अनुपात लिया जाता है संख्या का, संख्यात्मक, उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और इसकी संख्यात्मक जो स्वरूप हमने लिया है वो 1000 पुरुष और 1000 स्त्रियां हैं। अब कुछ देशों में
पुरुष के आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है, कुछ देशों के अंदर स्त्रियों के आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। दोनों पे पढ़ेंगे हम, दोनों के सूत्र याद करेंगे, ठीक है ना। कि कुछ देशों में तो क्या है, पुरुष के पुरुष आधारित, ठीक है ना, पुरुष के द्वारा निर्धारित किया जाता है लिंगानुपात को, या लिंगानुपात निकाला जाता है। और कुछ देशों के अंदर कुछ ही देश है जहां स्त्रियां को मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो लिंगानुपात का अध्ययन क्यों किया जाता है, ठीक है, जो करें लिंगानुपात का अध्ययन ये इसलिए किया जाता है कि इस अनुपात के माध्यम से इस बात का पता लगाया जाता है कि स्त्री की समाज में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, कितना उसका स्तर ऊंचा है, ठीक है ना। तो संख्यात्मक दृष्टि से कि 1000 से अगर स्त्रियों की संख्या नीची है, कम है, तो वहां उनकी मान सकते हैं कि समाज में जो प्रतिष्ठा है या समाज में उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो कम है। लेकिन 1000 या 1000 के ऊपर अगर उनकी संख्या चली जाती है, 1000 पुरुषों से ऊपर उनकी संख्या चली जाती है, तो ये माना जाता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति जो है वो उच्च है, ठीक है ना। हालांकि महिला सशक्तिकरण के बाद में, महिला सशक्तिकरण की स्थिति जब से शुरू हुई है तब से, और महिलाओं को जो स्थान दिया जाता है, जो महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, उससे अब लिंगानुपात में जो अंतर है वो पहले काफी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो अंतर क्या होने लगा, कम होने लगा, ठीक है ना। तो उससे भी क्या होता है कि सरकार को योजना बनाने के लिए कि महिलाएं कम है तो उनके बढ़ाने के लिए किस प्रकार की योजना चलाई, जितने भी अब शिक्षा की योजनाएं चल रही है आपने देखा होगा, लड़कियों को शिक्षा फ्री करवा रहे हैं, उनको साइकिल दे रहे हैं, उनको बहुत से प्रोत्साहन दे रहे हैं, ताकि घर वाले जो है वो बच्चे को मारे नहीं, गर्भ में उसका गर्भपात नहीं करवाए, बल्कि समाज में उसको लेके आए, और समाज में वो बेटी जो होती है वो अपने बाप का नाम ऊंचा रोशन करती है, अपने परिवार का नाम रोशन करती है, अपने समाज का, है ना, अपने देश का नाम रोशन करती है। तो इसलिए सरकार महिलाओं से संबंधित योजनाएं अब क्या करना है, ला रहे हैं। तो क्यों बनाई ऐसी योजना, महिला सशक्तिकरण क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन यही था कि महिलाओं की संख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और दोनों की संख्या बराबर हो तभी उस देश के अंदर स्थितियां जो है वो सुचारू रूप से चलती है। तो सरकार के द्वारा लिंगानुपात ज्ञात करना इसी चीज से होता है कि महिलाओं की स्थिति को ज्ञात कर लिया जाए और उनसे संबंधित पूरी योजनाओं का निर्धारण कर लिया जाए, ठीक है ना। तो अब लिंगानुपात का अध्ययन करेंगे, आपने समझ लिया 1000 पुरुष या 1200 महिला। अब क्या होता है, अब कुछ देशों में 1000 पुरुषों पर आधारित है, कुछ देशों में 1000 महिलाओं पर आधारित, अधिकतम तो 1000 पुरुषों पर ही आधारित है, ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। कुछ देशों में स्त्रियों पर आधारित जो आपके लिंगानुपात है उसका ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं दोनों को साथ में लेकर परिभाषा ले रहा हूं, ठीक है ना। प्रति 1000 स्त्री पुरुषों पर, प्रति 1000 स्त्री पुरुषों पर पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। मैंने दोनों को ले लिया, स्त्री को ले लिया, पुरुष को ले लिया, यहाँ स्त्री पुरुष ले लिए और यहाँ स्त्री पुरुष है। अगर स्त्री के आधार पे है तो पुरुषों की संख्या, पुरुषों के आधार पे तो स्त्रियों की संख्या, ठीक है ना। तो 1000 स्त्री पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। पूरे संसार में लिंगानुपात समान नहीं है, शहरों का और ग्रामीण परिवेश का लिंगानुपात अलग अलग है, ठीक है ना। महाद्वीपों की दृष्टि से अगर देखें तो लिंगानुपात अलग अलग है, अंतर पाया जाता है। वो बाकी भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियों का शुरू में नाम ले रहा हूं भौगोलिक, तो भौगोलिक में क्या है, मानवीय गतिविधियां भी है और प्राकृतिक गतिविधियां भी है, दोनों जो है वो वहां पर उन पुरुषों को और स्त्रियों को संख्या को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए भौगोलिक स्थितियां जो होती हैं उनके कारण विश्व भर में जो लिंगानुपात है उसके अंतर्गत भिन्नता पाई जाती है, विषमता पाई जाती है, कहीं भी समान लिंगानुपात नहीं, कोई संयोग हो गया कोई अलग बात है, अन्यथा बहुत ज्यादा उसमें क्या पाई जाती है, विषमता पाई जाती है।
तो ग्रामीण में और नगरीय जो जनसंख्या है ना, उनके लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है, राज्यों के लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है, जिलों के अंतर्गत पाया जाता है, देशों के लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है, महाद्वीपों के लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, ये भिन्नता रहती है। अब लिंगानुपात क्या होता है, किस होता है, अब लिंगानुपात को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। एक सूत्र के माध्यम से हम लिंगानुपात को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने के आधार पर दो प्रकार के सूत्र हैं, दो प्रकार के क्या है, सूत्र हैं। ठीक है ना, पुरुष का अगर हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, लिंगानुपात ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, कुल स्त्री संख्या बटे कुल पुरुष संख्या गुना 1000। ठीक है ना, तो ये पुरुषों के आधार पर आ गया है। भारत जैसे देश में, भारत में यही मसला देखा है। भारत या भारत से कई देशों में इस प्रकार का लिंगानुपात। दूसरा कौन सा है, पुरुषों कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुना 1000। और दूसरा जो है स्त्रियों वाला, ये उसका उल्टा हो जाएगा, कुल पुरुषों की संख्या और बटे कुल स्त्रियों की संख्या और गुना 1000। ये पुरुषों पर आधारित हो गया, और ये कुछ देश है जहां स्त्रियों पर आधारित होता है। ठीक है ना, कुछ से हम निर्धारित कर लेते हैं कि कुल जनसंख्या, कुल स्त्री संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुना 1000 से पुरुषों के आधार पर लिंगानुपात निर्धारित होता है, और कुल स्त्रियों कुल पुरुषों की संख्या में अगर स्त्रियों की कुल संख्या का भाग लगा दिया जाए और गुना 1000